Hello students, welcome to Asoka classes. So today we are going to discuss syllabus and strategy to qualify class 6th सैनिक स्कूल एग्जाम. सो जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या सिलेबस रहेगा इंग्लिश का क्लास 6th सैनिक स्कूल का और किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन को बिगिन करते हैं. आपका ये जो सिलेबस होने वाला है, सिलेबस आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें सारे के सारे पार्ट हैं, मैथमेटिक्स, जीके, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस. तो जो मैं बताने वाला हूँ आपको, आपका कवर करवाया जाएगा इसमें लैंग्वेज के पार्ट को, जो कि आपका इंग्लिश का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स ईच रहने वाले हैं, जिसके कि आपके टोटल मार्क्स जो बनेंगे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स बनने वाले हैं. अदर आपका सेगमेंट जो है अदर टीचर्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा. सो लैंग्वेज में आपके ये क्लास 6 के बारे में बताया जा रहा है, क्लास 9 का भी आपके सामने था, ये जल्द आपके सामने क्लास 9 की भी वीडियो आएगी. तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो पार्ट रहने वाला है उसमें आपका क्या क्या पार्ट रहते हैं, सेगमेंट क्या क्या रहता है, आप सब ध्यान से देखें यहाँ पे कि वोकैबुलरीज में आपका एंटोनियम्स रहेंगे, इसमें सिनोनिम्स होंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपका इंग्लिश क्लास 6 के पार्ट में आने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रीडिंग सेगमेंट का, मतलब कि अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके जो 5 मार्क्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट से. थर्ड वन इज ग्रामर. ग्रामर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन, ये जो आपका कॉम्प्रीहेंड करने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्टेड रहता है. क्योंकि अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, नाउन की अंडरस्टैंडिंग है, आपको प्रोनाउन वोकैबुलरीज में आपका एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं वो सेगमेंट भी आपका ईजी हो जाता है जब आपका ये ग्रामर का पार्ट. तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसका नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स या फिर इसमें आपका प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. तो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अगर आप अपने बेटे को भी या फिर बेटी को गाइड कर रहे हैं तो उसमें आप इस बात को ध्यान दें कि इसमें ग्रामर के पार्ट में उनका कहीं ना कहीं मतलब इंडिस्पेंसिबल रोल होता है, तो इसमें फोकस रखना है. एंड द फोर्थ वन इज मिसेलेनियस पार्ट. मिसेलेनियस पार्ट में बेटा आपका करेक्ट स्पेलिंग भी आ सकता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी हो सकता है और कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी हो सकता है. मैं ये हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और कई बार नहीं भी देखने को मिलते, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके पास एंटोनियम, सिनोनियम्स में या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है. कई बार क्वेश्चंस 2 भी हो जाएंगे, कभी 3 भी हो जाएंगे, और कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब जनरली आपके एग्जाम में आते हैं. जैसे पैसेज के बारे में बात बोले तो पैसेज में आपके पास 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ग्रामर में आए तो ग्रामर में स्पॉट द एरर, फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस रहते हैं. एंटोनियम्स में आए तो एंटोनियम्स में जनरली आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं, सिनोनियम्स में आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं. बट ये जनरली फिक्स नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंटोनियम में 1 क्वेश्चन आए या फिर सिनोनियम में 1 क्वेश्चन आए और एक पार्ट में सेगमेंट में बढ़ा दिया जाए. जंबल सेंटेंसेस में बात बोले तो जंबल सेंटेंसेस में आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और जब बात आती है क्वेश्चन टैग्स की तो क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं आपके ग्रामर के पार्ट से ही रिलेटेड होता है क्योंकि वर्ब आया तो वर्ब में आपके टेंस कनेक्ट होते हैं और टेंस कनेक्ट होते ही आपके यहाँ पे आपके क्वेश्चन टैग्स आ जाते हैं. तो क्वेश्चन टैग भी आपका, अगर आपके टेंस क्लियर है तो क्वेश्चन टैग्स भी आपका 1 मार्क्स तो आपका फिक्स रहता है. तो आपको टेंसेज वगैरह आपके ग्रामर के पार्ट में ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बात बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आपके जो कनेक्टेड हो जाता है, ये वोकैबुलरी का पार्ट है. तो इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका एंटोनियम, आपका सिनोनियम, ये तो वोकैबुलरी का पार्ट हो जाता है, और ग्रामर, पैसेज और जंबल सेंटेंसेस ये थोड़े अलग पार्ट में आ जाते हैं. अब बात आती है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि ओवरव्यू देख के आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके पास क्वेश्चन कैसे रहते हैं और किस तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा बेटा फेडेड हो रहा होगा, कोई बात नहीं, बट फिर भी स्टिल यहाँ पे आप समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है ये 2023 का मैं दिखा रहा हूँ आपको. इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपके पास इस पैसेज से लिए गए होते हैं. अब फिर इसके बाद आपके पास जो आ जाता है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब कि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपका कौन सा प्लूरल फॉर्म है, कौन सा सिंगुलर फॉर्म है, उसको मैच करना होता है.
फिर सेवेंथ में जब हम आते हैं तो सेवेंथ में आपका क्वेश्चन टैग के फॉर्म में आ जाते हैं। क्वेश्चन टैग में आप सब देख सकते हैं कि आपके पास ये आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये दिया गया है। अब मैंने एक बात बोली थी कि ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर, जब वर्ब के बारे में बात बोली जाती है तो वर्ब से ही आपके टेंसेस निकलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन है, आपको देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जेंडर बेसिस। बेटा अगर जेंडर बेसिस बोल दिया गया तो ऑब्वियसली नाउन के बारे में बात चल रही है, तो नाउन का पार्ट अलग अलग सेगमेंट में करा गया है। जैसे आपका सिंगुलर, प्लूरल, नंबर केस आ जाता है, फिर आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर आ जाता है। तो मतलब ये सारे पार्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपका कुछ ये सेंटेंसेस बेस हो जाता है। फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये वाला भी इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद करेक्ट द सेंटेंसेस, आपका इस वाले केस में, एडवर्ब वाले केस में आपकी अंडरस्टैंडिंग। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्म में आ गया, अ डैश ऑफ शिप्स। अब मतलब फिर से अगेन कलेक्टिव नाउन के बारे में बात आ गई है। आपको वहाँ पे देखना होगा कि इसको क्या बोला जाता है। मतलब कि अगर जैसे कलेक्टिव नाउन यूज़ करा जाता है, जैसे कीज़ है, कीज़ के लिए हमने बंच को यूज़ कर दिया, ठीक है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स है तो उसको हम बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन की फॉर्मेशंस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप सब देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आपका ऑपोजिट क्वेश्चन, ऑपोजिट बेटा ऑपोजिट एंटोनियम्स ही होते हैं। जैसे आपका सिनोनियम्स है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पर्यायवाची शब्द हो गए सिनोनियम्स, और जो आपका एंटोनियम्स हो गए वो विलोम शब्द हो गए, मतलब उसका उल्टा होगा। तो ऑपोजिट भी लिखा होगा, अगर कई बार एंटोनियम लिखा हुआ आ गया तो वहाँ पे घबराना नहीं है कि क्या आ गया यहाँ पे, एंटोनियम मतलब ऑपोजिट के बारे में ही बात चल रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके अंडरलाइन पार्ट में नियरेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग मतलब क्या हो गया आपका, फिर से आपका नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम के बारे में बात बोली जा रही है, तो सिनोनिम वाले पार्ट को आपको यहाँ पे देखना है। अब चूज द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब देखना है कि द बेबी वॉज डैश इन द रूम। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर करा है, मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से गाइड होके, गाइडेंस के साथ अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है तो ऑब्वियसली ही कैन क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि सिंपल सा एक पैटर्न समझना होता है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इस लिस्ट को कहीं किसी बुक से भी पढ़ेंगे तब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं ये बात बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे अगर हम इसमें एक वर्ड को भी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग पे बात चल रही है, और जब उसको बोला गया तो उसमें आपकी टेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। नेक्स्ट वन आपका इडियमैटिक यूजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी मैंने बोला था, कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी आता, तो वहाँ पे प्रिपेयर रहना है कि हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एक स्पेलिंग बेस भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे आपके पास सिंसेरिटी, अब कौन सी वाली स्पेलिंग सही होने वाली है, तो अगेन प्रैक्टिस आपकी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं बेटा आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे। मैं ये बोलूँगा कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी जो होनी चाहिए, आपकी मतलब उस पे बेस पे भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इसके अलावा मैं एक और बात बोलता हूँ कि हमारी जो क्लासेस है वो जल्द आपकी बिगिन होने वाली है यूट्यूब पे, ज़रूर देखना है, क्योंकि यूट्यूब की जो क्लासेस रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और आपको गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मतलब मैं बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट मतलब चाहता है, जिस डिज़ायर जिसका है, तो डिज़र्व करने के लिए यहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे जो क्लास कंडक्ट करवाएंगे उसमें आपको गाइड करेंगे। तो फाइनेंशियल बैरियर है तो कहीं ना कहीं वो तो आपको हेल्प करने ही वाला है ये सेशन। अब स्ट्रेटजी एंड टिप्स जो हम बताने वाले हैं कि हमारी तरफ से आपको बेटा क्या क्या गाइडेंस रहती है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जाम्स। सो फर्स्ट वन इज़ पैसेज एंड रीडिंग। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स अगर कोई सेशन को देख रहे हैं तो बेटा, या फिर पेरेंट्स जो हैं, तो आप सबको करना क्या है कि आपको पैसेज की रीडिंग की प्रैक्टिस करनी, तो अभी से स्टार्ट कर लो। जितना आप रीड करोगे, जितना आप कॉम्प्रीहेंड करोगे, उतना आपको हेल्प करने वाला है। तो कोई न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से आप आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर लो, या फिर आपके पास स्कूल की भी इवन कोई बुक है उसको रीड करना स्टार्ट करो, और उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। अब यहाँ से ये तो रीडिंग वाला सेगमेंट है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट होता है वैसे ही ब्रेकफास्ट की तरह ये इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुलर रख लो तो एग्जाम तो आधा वैसे ही ईजी हो गया। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन टाइम फ्रेम। आपको जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है वो टाइम फ्रेम के साथ करना है। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए हैं और 1 घंटा 2 घंटा लगा दिया सिर्फ 25 क्वेश्चन करने में। आपको ये जो सेगमेंट दिखाया गया है बेटा, ये वाला जो सेगमेंट मैंने आपको दिखाया था, इस सेगमेंट पे आपके पास 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट इस बात को याद रखें कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो
टाइम को लेके चलें। इंग्लिश को आपको 15 to 20 मिनट्स देने, इससे बिल्कुल 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं देना है। 15 to 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा 1 सेकंड नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने स्टूडेंट है 15 मिनट में कर देते हैं तो ईजी है, मतलब कि इतने टाइम फ्रेम में आप कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ईजी है। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस, टाइम फ्रेम में करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास 15 to 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक और बात है, इसके आगे फर्स्ट ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू नो। कभी भी आप बेटा प्रैक्टिस करते हो तो मतलब बोला जाता है एक स्ट्रेटजी, एक पैटर्न, एक तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उसको एनालाइज करते हुए उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, सीधा उन क्वेश्चंस को छोड़ो। और ये प्रैक्टिस में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये जो बात बताई जा रही है कि आप फॉलो कब करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं। आपको अभी से ही इस बात को फॉलो करना है। जब आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, कोई भी मार्केट से बुक परचेस कर रहे हैं, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, जो आपको आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है फिल्टर करते हुए। फिर जब आपके 25 करते हुए, फिल्टर करते हुए जब क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसके बाद आपको दूसरे वाले क्वेश्चंस पे पहुंचना है जो कि आपको नहीं आते। और आपको ये देखना है कि अराउंड आपके कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चंस तो होने चाहिए, मिनिमम 20 क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ कि देखो अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट करते हुए आपके पास मैक्सिमम जब कवर होंगे तभी देखो, मार्क्स कम आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो बात बोली जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जब अटेम्प्ट करें तो अटेम्प्ट करने के लिए 20 क्वेश्चंस तो मान के चलें, ठीक है। 20 क्वेश्चन से अबव ही आपको स्कोर करना है, इस बात को याद रखें, इससे कम नहीं जाना है, ठीक है। और हार्ड भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेगुलर ब्रशिंग अप। अब ये रेगुलर ब्रशिंग अप, बेटा ब्रशिंग अप मतलब क्या, एक तरीके से रिवाइज को बोला जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो बात बोली गई है, आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसको एनालिसिस, मतलब कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, होता है ऐसा, ऐसा तो होगा ही। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो कई बार क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके, या साइंस के क्वेश्चन नहीं होंगे, या इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जो जो क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं उनकी नोटबुक आपको एक अलग से बनानी है और उन्हें नोट डाउन करना है। क्योंकि जब आप उसको फिल्टर करोगे तो एक फिल्टर सिस्टम जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छूट जाता है कई बार आप छोड़ते हो और वही एग्जाम में आ जाता है। तो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस बात को अपने दिमाग में इनग्रेन्ड रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो छूट गए उनको अलग से नोट डाउन करना है। क्योंकि जो नहीं आता उसी पे तो वर्क करोगे, जो आता है उस पर वर्क थोड़े ना करोगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का आपको एक क्वेश्चन आता है, उसी के पीछे लगे हुए हो। बेटर ये रहता है जो नहीं आता उस पर फोकस करो। तो वो उसको फोकस करते हुए आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। वो तो कर लिया, फिर उसके साथ साथ आपका रिविजन, रेगुलर रिविजन आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बेटा, ये जो मैंने आपको बताया क्लास 6 का मैंने बताया सैनिक स्कूल का, और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।